सभी को एक बार फिर रुपेंद्र कोचिंग ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे लोग। ओके, संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे लोग, जो कि हमारे बिहार बोर्ड में 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए टोटल 100 अंक का एक प्रश्न पत्र होता है, जिसमें 100 अंक की प्रश्न पूछी जाती है। सबसे पहले हम उसका पैटर्न जानेंगे कि हमारा जो बिहार बोर्ड है जो 10th क्लास का, वो जो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछता है वो किस टाइप से पूछता है, कैसे कैसे पूछता है, इसमें ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं और किताब से कितने होते हैं, सब्जेक्टिव कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसका पैटर्न जानेंगे। बिना समय गवाए डायरेक्ट हम लोग पैटर्न पे आते हैं। 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी के आधार पर ये जो डाटा है सजा हुआ है। चलिए देखते हैं। संस्कृत, ओके, 100 अंक का पूछा जाता है। सबसे मतलब कहा जाता है संस्कृत के बारे में ना कि यदि थोड़ा सा ध्यान देकर यदि पढ़ लिया जाए तो काफी अच्छे ढंग से हम लोग नंबर उसमें प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 100 अंक का है ना। अरे साइंस में, सोशल में तो 20 अंक तो स्कूल से आने होते हैं, 80 नंबर का तैयार है, उसमें भी 4 सब्जेक्ट, लेकिन संस्कृत ओनली 1 सब्जेक्ट है और वो भी 100 अंक का। तो थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो आसानी से हम लोग नंबर बहुत अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो 100 अंक में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे आपको पता है कि बिहार बोर्ड ने 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है। कितना? 50%। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पूछे जाते हैं 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, और उस 60 प्रश्नों में से केवल 50 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। कितने? 50 प्रश्न के जवाब 60 प्रश्न में से OMR शीट पर भरना होता है। ठीक है, तो 50 प्रश्न के जवाब देने होते हैं। कितने प्रश्नों में से? 60। अब ये 60 प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होते हैं कैसे पूछे जाते हैं? तो किताब से और व्याकरण से। कहाँ से? किताब से और व्याकरण से। किताब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 30 प्रश्न होते हैं। कितने? 30 प्रश्न होते हैं, 30 प्रश्न। ओके, अब व्याकरण से 32 प्रश्न के करीब में पूछे जाते हैं। या 30 से 28 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 30 से 28, या तो 30 या तो 28, या तो ये 32 हो जाएगा, नहीं तो ये भी 30 हो जाएगा। आया बस समझ में? यानी कि कहा जाए तो 50-50। यदि 28 प्रश्न किताब से तो 32 प्रश्न व्याकरण से। यदि 30 प्रश्न किताब से तो 30 प्रश्न भी व्याकरण से है। आया बस समझ में? तो चलिए, किताब तो इजी है, किताब एक पतला किताब है, उसी के अंदर से ऑब्जेक्टिव पूछेगा। जैसे पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, तीसरा चैप्टर हो गया, उसके अंदर को अंडरलाइन करके जो महत्वपूर्ण लाइन है उसी को ऑब्जेक्टिव बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि कितने आलसी थे। अब जैसे आलस्य कथा के चैप्टर में जो आलस्य कथा है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि कितने आलसी थे, आलसी को कौन निकाला, ऑप्शन A, B, C। ठीक है, तो किताब काफी इजी है। हम लोग आगे किताब के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा ढंग से पढ़ेंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम न हो। अब व्याकरण के बारे में क्या होता है? व्याकरण के बारे में चलिए व्याकरण के बारे में देखते हैं। तो व्याकरण से टोटल कहने को कहा जाए तो 30 प्रश्न या 32 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मोटा मोटी किस भाग से कितना प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में जानना है। तो संधि से जो है 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 4 प्रश्न संधि से। ओके, संधि आपने शुरू से, चाहे हिंदी, देखो व्याकरण के बारे में कहा जाता है ना, हिंदी का व्याकरण हो चाहे संस्कृत का व्याकरण हो, दोनों सेम है। संधि के नियम जो हिंदी व्याकरण में पढ़ने हैं वही संस्कृत व्याकरण में पढ़ने हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें विसर्ग, हलंत आदि का ध्यान देना पड़ता है। समाज से कितने प्रश्न होते हैं? तो समाज से 4 प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं? 4। कारक से, कारक के बारे में आपने पढ़े हो ना, आप 9th क्लास में पढ़े थे। मैं आप लोगों का जो है जो संस्कृत सहचर हम लोग का व्याकरण किताब चलता है उसमें काफी कुछ हमने कारक के बारे में लाइन में लाइन आप लोग से याद कराया था। ठीक है, तो इससे भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 4 प्रश्न। उपसर्ग से 2 या 4, पहले 2 पूछे जाते थे। 2019 के बैच में जो था 2 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन चूंकि अभी ऑब्जेक्टिव 60 कर दिया है तो उपसर्ग में क्या कर देता है? 2 से 4 प्रश्न पूछता है। आप 4 में से 2 बनाओ या चारों का चारों बना लो। तो उपसर्ग से 2 या 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रत्यय में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे क्योंकि 60 प्रश्न दे दिए थे ऑब्जेक्टिव में। तो प्रत्यय से 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद धातु रूप में, धातु रूप जैसे पूछता है कि भवती
किस लकार का रूप है, भौतिक किस लकार का रूप है, या भौ धातु का लट लकार का एक वचन निम्नलिखित में से कौन होगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछता है तो धातु रूप से 2 या 4 प्रश्न पूछते हैं और शब्द रूप से 2 प्रश्न पूछते हैं। यदि कुल मिलाकर यदि प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो 4 4 8 4 12 ये वाला 4 16 और 16 7 23 और 23 4 27 2 29 प्रश्न होते हैं। एक कम हो रहा है, किसी न किसी एक में बढ़ा देगा, यानी ऐसे मोटा मोटी जो आपका पैटर्न है यही है। यदि गौर किया जाए व्याकरण सेक्शन में तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है प्रत्यय से पूछ रहा है। आया बात समझ में? सभी महत्वपूर्ण है। हम लोग बारी बारी से इस वीडियो सेशन में बारी बारी से सभी व्याकरण सेक्शन के बारे में आसानी से हम लोग पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक पर एक एक वीडियो का लेक्चर रहेगा। जैसे अभी हम लोग इसी वीडियो में आज हम लोग संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। टोटल संधि इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अब किताब से कितने प्रश्न पूछते हैं ऑब्जेक्टिव? 30 प्रश्न, 30 या 28। देखो टोटल ध्यान दो, 60 प्रश्न होते हैं। 60 में से 50 का ही जवाब आपको देना है। 50 प्रश्न 50 अंक के होते हैं और शेष 50 अंक लिखित होते हैं। कितने क्या होते हैं? लिखित। अब देखो गद्यांश में 13 अंक पूछा जाता है। गद्यांश कितने अंक का पूछा जाता है? 13 अंक का, यानी 2 गद्यांश इसमें बनाना होता है। 2 गद्यांश, ओके। कौन? एक गद्यांश होता है 7 अंक का, एक गद्यांश होता है 6 अंक का। 7 अंक का जो गद्यांश होता है वो भी 2 को देता है। कितना देता है? 2 में से कोई एक बनाना है। 2 में से कोई एक बनाना है। 7 नंबर वाला जो गद्यांश होता है वो 2 पूछता है और 2 में से कोई एक बनाना है। और 6 नंबर वाला गद्यांश भी 2 पूछता है जिसमें से हमें एक बनाना है। यानी टोटल गद्यांश के बारे में बात करें तो 4 गद्यांश पूछा जाता है। कितने गद्यांश? 4। और 4 में से कितने बनाने हैं? 2। 7 6 13 अंक का। पत्र लेखन के बारे में बात करते हैं तो पत्र लेखन 8 अंक का पूछा जाता है। 8 अंक, यानी 2 पत्र लिखना है 8 अंक का। 4 अंक का 2 पत्र होता है। कितने अंक का? 4 + 4 अंक का 2 पत्र, ओके। कितने पत्र दिए रहते हैं? तो टोटल 4 पत्र दिए रहते हैं और 4 पत्र में से मात्र 2 पत्र का जवाब देना होता है जो कि 8 अंक का होता है, ओके। अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे लिखना। क्या लिखना? ऐसे लिखना। जैसे होली पर दे देगा, दीपावली पर दे देगा, सरस्वती पूजा पर दे देगा, शिक्षक दिवस पर दे देगा, मेरे प्रिय मित्र कवि पर दे देगा। तो ऐसे 7 अंक के होते हैं, यानी 7 लाइन 7 वाक्य बनाने होते हैं संस्कृत में, जिसका 7 अंक होते हैं, एक ही बनाना होता है। टोटल 5 या 6 अनुच्छेद देता है। 5 या 6 में से केवल एक आपको बनाना है, ओके। अनुवाद आपके 6 अंक के होते हैं। कितने अंक के अनुवाद? 6 अंक के। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत 6 अंक के होते हैं। टोटल 10 प्रश्नों में से 10 अनुवाद में से केवल 6 अनुवाद ही आपको जवाब देने हैं। किताब से प्रश्न जो होते हैं 8 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 8। 15 या 16 प्रश्न में से आपको मात्र 8 प्रश्नों का जवाब देना था, जो 16 अंक का होता है। ये टोटल अंक जोड़ा जाए तो 50 अंक का आपका क्या हो जाता है? लिखने वाला भाग हो जाता है। 13 8 कितना होता है? 21 7 28 6 34 और 16 50 अंक, ओके। 50 अंक का किताब का हो गया और 60 प्रश्न में से 50 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव बनाने होते हैं। ऑब्जेक्टिव का पैटर्न भी समझ गए हैं, थोड़ा एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। आज हम लोग इसी वीडियो में संधि के बारे में टोटल जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज लगाइए सर। चलिए तो हम लोग अब संधि के बारे में पढ़ेंगे इस टॉपिक में। आपको बता दूं कि ये संधि जो है 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए, क्योंकि व्याकरण में कोई फर्क नहीं है 9th और 10th में संधि के लिए एक्चुअली, ठीक है। तो संधि के बारे में पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है व्याकरण का। इस वीडियो में हम लोग का कोशिश रहेगा कि संधि पूरा पढ़ लें, ओके, जितना समय लगे। पहला है संयोग और दूसरा पॉइंट है संधि। संयोग और संधि में क्या अंतर है उसको हम लोग समझते हैं। संयोग क्या कहता है? संयोग, संयोग, ओके। संयोग, संयोग हम लोग जनरली भाषा में बोलते हैं संयोग। कहता है जब दो वर्ण, वर्ण मतलब वर्ण कितने प्रकार के? 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क ख ग घ अंग, च छ ज झ इ आदि तक ज्ञ तक। और स्वर वर्ण अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, ये स्वर वर्ण, यानी उसी का बात बोल रहा है। जब 2 वर्ण बिना विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, बिना विकार या परिवर्तन किए आपस में मिल जाते हैं, तब उनके इस मेल को संयोग करते हैं। संयोग करते हैं, क्या बोलते हैं? संयोग, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जैसे व्यंजन आया, जैसे स्वर आया, आपस में मिल गया। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, घनम जोर इच्छति,
घनम जोर इक्षति, यहाँ पर क्या है म व्यंजन वर्ण है और यहाँ पर क्या है हर्षई स्वर वर्ण। जब ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो देखो म में हर्षई जो है मात्रा के रूप में, चूंकि ये जो हर्षई होता है वो छोटा ई है और ये जो दीर्घई होता है इसको बोलते हैं बड़ा ई, छोटा ई बड़ा ई। इसका मात्रा होता है ऐसे और इसका मात्रा होता है ऐसे। अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है कि यदि क के नीचे हलंत है तो इसको बोलते हैं आधा क, यानी ऐसे बोलते हैं क, क्या बोलते हैं क। लेकिन यदि पूरा क लिखते हैं तो इसको बोलते हैं क, क्योंकि क में अ आ जाता है। क में क्या आ जाता है अ। यदि क में अ जोड़ दे, क्या जोड़ दे अ, तो इसको पूरा क बोलते हैं। क्या बोलते हैं पूरा क। तो ये मात्रा के रूप में जुटा है क्योंकि एक मात्रा। यदि आ जोड़ दे तो ये हो जाता है का, ओके, डबल मात्रा। तो यहाँ पर घनम में म आधा म है और यह ई छोटी ई है, तो व्यंजन वर्ण वैसे के वैसे ही हो जा रहा है और स्वर वर्ण जो है मात्रा के रूप में जुट जाता है, जैसे कि आपका घनम इक्षति। इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है, यानी कोई अलग से कोई मात्रा आया ही नहीं है। विकार उत्पन्न होने का मतलब होता है अलग से मात्रा का आना। जैसे यहाँ पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, भानु जोर उदय। भानु में क्या है हर्षऊ है और उदय में भी हर्षऊ है। देखो छोटा ऊ, ये जो छोटा ऊ जिसको हम लोग बोलते हैं हर्षऊ, इसके लिए ये शब्द होता है, ये मतलब मात्रा, और बड़ा ऊ जो ये होता है इसके लिए मात्रा ये होता है। तो यहाँ पर गौर करें तो ये छोटा ऊ है और यहाँ पर भी छोटा ऊ है, भानु जोर उदय, लेकिन इसका जो संधि हुआ है क्या हुआ है भानुदय। भानु यानी ये हर्षऊ हर्षऊ मिलकर बन गया दीर्घऊ। तो यहाँ पर नया शब्द ना आएगा, नया मात्रा आ गया ना, विकार उत्पन्न हुआ कि नहीं, लेकिन संयोग में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जैसे निर्जोर अभिमान, यहाँ पर आधा र है और अ है, तो आधा र और अ मिलकर पूरा र हो गया, तो निरभिमान। ओके, ये जो है स्वर वर्ण मात्रा के रूप में इसमें जुट जा रहा है। तो संयोग में जब दो वर्ण बिना किसी परिवर्तन, बिना किसी विकार कि आपस में मिल जाते हैं तो वर्णों के इस मेल को संयोग करते हैं। अब संधि क्या होता है, तो कहता है जब दो वर्ण या दो अत्यंत संयोगी वर्ण, यानी इसी वर्ण के बारे में बात कर रहा है, जब दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार क्या होता है, जैसे भानु जोर उदय, भानु में आपका क्या है हर्षऊ, हमेशा याद रखिएगा। देखो बचपन में ही हम लोग क ख ग ग हर्षऊ दीर्घऊ ऐसे सब याद करते हैं ना, एकदम यही चीज इसमें पढ़ना ही और कुछ नहीं है। संधि में ये हर्षऊ है, यहाँ पर भी हर्षऊ है, हर्षऊ और हर्षऊ मिलकर बन गया आपका दीर्घऊ। ठीक है, तो यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। म है तो म भी है और ई भी है तो इसका मात्रा भी है, र है तो र भी है और अ जो है र के साथ मिल जाता है, सिंपल। तो यहाँ पर विकार उत्पन्न हो रहा है। जैसे यहाँ पर परम जोर ईश्वर, परम में आधा म है और इसमें बड़ी ई है, ये आधा म, ओके, आधा म और जोर बड़ी ई, तो ई यहाँ पर देखो क्या बन गया ए, क्या बन गया है ए बन गया। विकार उत्पन्न हुआ है तभी ना ए बना है, नहीं तो यहाँ पर ऐसे ही लिख देते परमेश्वर परमेश्वर, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है परमेश्वर, ए बन गया है, ए क्या बना है ए बना है। ओके, समझ में है ना। तो संधि कहता क्या है, जब विकार रूप दो वर्णों के मिलने से, दो वर्ण देखो दो वर्ण के मिलने से, अब ये दो वर्ण, दोनों वर्ण व्यंजन वर्ण भी हो सकते हैं, दोनों वर्ण स्वर वर्ण भी हो सकते हैं, या कोई एक व्यंजन एक स्वर भी हो सकता है, यानी दो वर्णों के मिलने से। ठीक है, अब संस्कृत में जो संधि होता है वो तीन प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बारी बारी से सभी संधि के बारे में हम लोग बेहतर ढंग से जानेंगे और सबका एग्जाम्पल भी अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे। तो स्वर संधि क्या होता है बारी बारी से, तो स्वर संधि के बारे में कहा जाता है कि स्वर वर्णों के मेल के कारण स्वर वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है। अब स्वर वर्णों के मेल के कारण का मतलब क्या हुआ, जैसे अ और आ, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, यही ना स्वर वर्ण है, इसी का मेल होगा और किसी का मेल नहीं होगा। ओके,
स्वर्ण वर्णों के मेल के कारण, यानी स्वर्ण वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल के कारण जो विकार उत्पन्न, देखो संधि का परिभाषा दो वर्णों के मेल के कारण। अब यहाँ पर स्वर संधि आ गया तो दो स्वर वर्णों के मेल के कारण, स्वर्ण वर्णों के मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि। सबके बारे में बारी बारी से विस्तार पूर्वक हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट स्वर वर्ण जान गए। अब स्वर वर्ण के जो 5 भेद है उसके बारे में जानेंगे। पहला दीर्घ स्वर्ण, और बहुत ही बेहतर ढंग से जानेंगे। आया बात समझ में? तो पहला पॉइंट दीर्घ स्वर्ण। नेक्स्ट पेज लगाइए सर। स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन संधि? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या कहता है? दो समान स्वरों को मिलाकर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। दो समान स्वरों को मिलाकर, देखो समान स्वर का बात बोल रहा है। अब समान स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? जैसे अ, आ, ये दोनों समान स्वर है क्योंकि इसका बोलने में भी एक समान उच्चारण आ रहा है। अ, आ एक ही परिवार के लग रहे हैं। हर्षई, दीर्घई, ये दोनों एक परिवार के हैं। और हर्षऊ, दीर्घऊ, ये दोनों एक परिवार के हैं। ठीक है, यानी अ, आ देख लेते हैं एक बार फिर से। अ, अपोमा, आ, ये दोनों एक परिवार के हैं। छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों एक परिवार के हैं। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों एक परिवार के हैं। तो वही बात बोला, दो समान स्वर। ओके, यानी कि हमको अ से ई में नहीं जोड़ना है, अ से उ में नहीं जोड़ना है, हमको समान स्वर ही लेना है। यानी अ को अ से जोड़ना है, अ को आ से जोड़ना है, आ को अ से जोड़ना है, आ को आ से जोड़ना है। ठीक है, तो दो समान स्वर को जब मिलाते हैं तो एक दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा बन जाता है। कैसे देखते हैं? जब अ को अ से मिलाते हैं तो आ बन जाता है। आ। अ को आ से जब मिलाते हैं तो आ बन जाता है। यहाँ गौर से देखो, अ, आ, फिर आ। आ को जब अ से मिलाते हैं तो भी आ, और आ को जब आ से मिलाते हैं तो भी आ। ओके, अब छोटी ई प्लस छोटी ई क्या होता है? छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी ई। छोटी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू बड़ी ई। बड़ी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी ई। बड़ी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू बड़ी ई। उसी तरह छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ। यानी इस प्रकार से देखते हैं कि जब दो समान स्वरों को आपस में मिलाया जाता है तो एक बड़ा दीर्घ बन जाता है। दीर्घ कौन कौन होता है? आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। इसीलिए ना बोलते हैं इसको दीर्घई और दीर्घऊ। दीर्घऊ ऊ है लेकिन दीर्घ है। क्या है? दीर्घ। दीर्घऊ, दीर्घई। और छोटी ई को बोलते हैं हर्षई, हरस्व, हरस्व, वही बोलते हैं हर्षई, हर्षई और हर्षऊ, ये छोटा ऊ है। ओके, तो चलिए प्रत्येक पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अ और अ को आ कैसे हो जाता है? जैसे दक्षिण जोड़ अरण्य, दक्षिण में, दक्षिण अण में अ है, यहाँ पर भी अ है। अ और अ मिलकर क्या बन जाएगा? आ। तो जब आ को अण में जोड़ेंगे तो अणा हो जाएगा, तो दक्षिणान्य, दक्षिणान्य। ओके, सर्व जोड़ अ जोड़ आ पर उदाहरण देते हैं। सर्व जोड़ आधार, सर्व, सर्व, अ है, अ और आ, अ और आ मिलकर क्या बनता है? आ, तो सर्वाधार। ओके, उसी तरह आ और अ, विद्या जोड़ अर्थी, विद्या आ है, इसमें क्या है? अ, आ और अ मिलकर क्या बनता है? आ, तो विद्यार्थी। यानी ये जो अ है इसके साथ मिलकर आ बन जाता है। अब आ और आ का विद्या जोड़ आले, विद्या में भी आ है और आले में भी आ है, तो विद्यालय। अब आते छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी। गिरी, गिरी, मैंने बोला ना कि छोटी ई के लिए इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है और बड़ी ई के लिए इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। छोटा ऊ के लिए इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है और बड़ा ऊ के लिए इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो गिरी छोटी है, यहाँ पर भी इंद्र में छोटी है, तो इसका जो संधि होगा वो होगा गिरिंद्र। बड़ी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बड़ी ई, गिरिंद्र।
ओके। अब छोटी ई प्लस बड़ी ई के बारे में करते हैं। इसमें अधि में छोटी ई है, ईश्वर में बड़ा ई है, तो छोटी ई बड़ी बड़ी हो जाएगा ना, तो यहाँ पर अधीश्वर देखो तो मात्रा बदल गया है कि नहीं, यहाँ पर मात्रा कैसे था, यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संजोग और संधि में अंतर है, संजोग में विकार उत्पन्न नहीं होता, लेकिन संधि में विकार उत्पन्न होता है। बड़ी बड़ी के लिए भी उदाहरण वही है, मही में बड़ी है और इसमें भी बड़ी है, तो महिष। ओके। दीर्घ संधि में हमेशा याद रखा जाता है कि यदि स्वर वर्णों का आपस में मेल कराया जाता है तो दीर्घ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, दीर्घ। जहां पे दीर्घ दिखे, अब देखो हम लोग का चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे पूछ देता है विद्यार्थी में कौन सा संधि है, ऑप्शन दीर्घ संधि, यण संधि, आयादी संधि, व्यंजन संधि पूछ देता है, तो विद्या, अब इसको तोड़ना पड़ता है। विद्या, विद्या में आ है, अर्थी में अ है, तो दोनों को जोड़े हैं तो आ हुआ। चूंकि यहाँ पर स्वर वर्णों का विकार उत्पन्न होता है, इसलिए विद्यार्थी स्वर संधि है। उसी तरह आते हैं ऊ, छोटी ऊ और छोटी ऊ में। जैसे भानु में छोटी हुए, हमें बोला है ना कि इसको छोटी ऊ बोलते हैं, और उदय में भी छोटी हुए, तो देखो तो भानु दीर्घ बन गया है कि नहीं, भानुदय। आया बात समझ में, दीर्घ संधि किसे कहते हैं। चलिए एक बार बहुत बढ़िया देखो, यदि समझ नहीं आता वीडियो को तुम 2 बार 3 बार 4 बार देखो, आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। आया बात समझे। नेक्स्ट संधि के बारे में पढ़ेंगे। अब दूसरा संधि गुण संधि के बारे में जानेंगे। दूसरा स्वर संधि, हम लोग स्वर संधि के भेद के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला हम लोगों ने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था, अब गुण संधि। गुण संधि क्या करता है, कहता है यदि अवर्ण के बाद, अब अवर्ण में कौन कौन सा आता है, अ या आ, यही अवर्ण में होता है। ओके, अ या आ आता है। कहता है यदि अवर्ण के बाद छोटी ई या बड़ी ई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। यदि अवर्ण के बाद छोटी ऊ या बड़ी ऊ रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। यदि अवर्ण के बाद री रहे तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। आया बस समझ में, क्या क्या मतलब गुण संधि में हम लोग क्या क्या बना रहे हैं, तो ए बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं और अर बना रहे हैं। यानी एज ए ट्रिक, ए ओ अर का क्या गुण है, ए ओ और अर का क्या गुण है, गुण, यानी गुण संधि क्या गुण है, तो ए जो बन रहा है वो अ वर्ण और छोटी ई और बड़ी ई के मिलने से बन रहा है। ओके, यानी पहले अवर्ण और उसके बाद ई वर्ण के मिलने से ए बन रहा है, अवर्ण और उ वर्ण के मिलने से ओ बन रहा है, और अवर्ण री के मिलने से अर बन रहा है। जैसे अ जोर ई ए, आ जोर ई बड़ी ई ए। इसलिए ए का मात्रा क्या होता है, ए का जो मात्रा होता है, ए का मात्रा होता है एकले, कितना, एक एकले, और आय का मतलब होता है दोल्ले। तो हम लोग ए के बारे में पढ़ रहे हैं, आय के बारे में नहीं। ए का मतलब होता है एकले, ओके, और ओ का मतलब क्या होता है, ओकार, ओकार दिख रहा है। चलिए देखते हैं, तो अ और ई मिलकर ए बनता है, अ और बड़ी ई मिलकर भी ए बनता है, आ और ई बड़ी ई मिलकर ए बनता है, आ और ई मिलकर ए बनता है। देखो हमेशा याद रखना, अ वर्ण के बाद बोल रहा है, देखो ई प्लस अ करेगा लोग तो इसका मायने कुछ अलग हो जाएगा, और यहाँ पर बोला जा रहा है अ प्लस ई, यानी अ के बाद ई आना चाहिए, ई नहीं कि ई के बाद अ। ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसके बारे में भी आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग, इसी संधि में, आगे के संधि में, ठीक है। तो अ के बाद बोल रहा है अ प्लस ई ए, अ प्लस बड़ी ई ए। उसी तरह अ प्लस उ ओ, आ प्लस उ ओ। प्रत्येक का एग्जाम्पल देखते हैं। देव, देव में देव अ है और इसमें भी छोटी ई है, तो ए बन जाता है ना, तो देवेती, देव जो रीति देवेती। परम में भी अ है और ईश्वर में बड़ी ई है, तो परमेश्वर। आया बात समझ में, तो ए बन रहा है, ए बन रहा है, तो ए ओ और का गुण क्या है, एज ए ट्रिक, ए ओ और का गुण क्या है, यानी गुण संधि है। ए कैसे बनता है, अ वर्ण के बाद यदि ई वर्ण आए तो ए, अ वर्ण के बाद उ वर्ण आए तो ओ, और अ वर्ण के बाद री आए तो अर। ओके, चलो अ प्लस री और, जैसे उत्तम में अ है और री में री है, तो उत्तमर्ण, उत्तमर्ण, मर में अर आ रहा है, और यहाँ पर ध्यान देना, रेफ इसको बोलते हैं, रेफ। यदि री अण के ऊपर रेफ है तो इसका उच्चारण एक अंक पहले करते हैं, जैसे उत्तमर्ण। अब जैसे देखो आशीर्वाद, आशीर्वाद, जब आशीर्वाद लिखते हैं तो रेफ वा पर रहता है, अब पढ़ते क्या है, आशीर्वाद,
आशीर्वाद, लेकिन वहां पर नहीं। उसी तरह उत्तमर्ण, ओके। तो ये आपका गुण संधि है। गुण संधि का ट्रिक क्या क्या होता है, ए ओ अर का गुण क्या होता है, ए ओ अर का गुण क्या होता है, ओके। प्रत्येक एग्जाम्पल आप लोग बढ़िया ढंग से इसको वीडियो को देखिए, एकदम निश्चिंता से 30-35 मिनट का वीडियो का बहुत बढ़िया ढंग से आपको समझ में आएगा और घर पर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तीसरा संधि आपका क्या है, चलिए नेक्स्ट पेज लगाइए सर। तो अब हम लोग तीसरा संधि के बारे में पढ़ेंगे, यन संधि। किसके बारे में, यन संधि के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम लोगों ने पढ़ा दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि। गुण जानिए, किसका गुण जानिए, ए ओ आर का। अब यन संधि पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो सिर्फ समझना है। कहता है यदि छोटी ई, छोटी ऊ, री और री के बाद अपने से भिन्न कोई स्वर आए, अपने से भिन्न यानी ई के बाद ई परिवार को छोड़कर कोई परिवार है, यानी अ या आ आए, ऊ या बड़ी ऊ आए, ठीक है। यानी ई के बाद बड़ी ई नहीं आना चाहिए, यानी कह रहा है अपने से भिन्न स्वर। ऊ के बाद बड़ा ऊ नहीं आना चाहिए, ऊ के बाद या तो अ आए, या तो आ आए, या तो आपका छोटी ई आए या बड़ी ई आए, लेकिन ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि ऊ के बाद ऊ आता है तो वो तो दीर्घ बन जाएगा ना। यदि ई के बाद बड़ी ई आएगा तो दीर्घ न बन जाएगा, ठीक है। तो वो अपने से भिन्न, री के बाद अपने से भिन्न कोई भी स्वर है, री के बाद यदि अ आए, ऊ आए या छोटी बड़ी आए, तो अपने से भिन्न कोई स्वर आए तो ई का य, यानी ई जो कन्वर्ट हो जाता है य में, आधा य, ओके, आधा य। ऊ जो है व में कन्वर्ट हो जाता है, री जो है र में कन्वर्ट हो जाता है, और री जो है ल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। संस्कृत में एक वर्ड री भी होता है, ठीक है। यानी ई य में बदल जाएगा, ऊ व में बदल जाएगा, री र में बदल जाएगा, री ल में बदल जाएगा। आया बात समझ में। अब देखते हैं यन संधि में ये पढ़ना है य व र ल, य व र ल, य व र ल, ओके। अब जैसे देखो ई और आ, ई के बाद क्या आए, आ, ठीक है। तो ई जो है किस में बदलेगा, य में बदलेगा, किस में बदलेगा, य। तो जब ई य में बदल जाएगा और य जोड़ आ तो या, ई किस में बदल जाता है, य में, य जोड़ ऊ, यू, ऊ किस में बदल जाता है, व में, व जोड़ अ, व। क्यों, वो क्यों, यहाँ पर वा हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो सब आधा है। जब व में आधा व में अ जोड़ेंगे ना तो व होता है, यदि पूरा व में अ जोड़ेंगे तो ये वा हो जाता है, ठीक है। तो ये आधा पूरा में अंतर समझो। री में आ तो रा, क्योंकि री का तो र हो जाता है ना। यन संधि क्या कहता है कि यदि अपने से भिन्न कोई स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र, री का ल हो जाता है, ओके। जैसे एग्जाम्पल, इति जोर आकर्ण्य, इति जोर आकर्ण्य, इति में हर्षई है तो हर्षई, देखो यहाँ पर गौर से देखो, इत अजोर हर्षई, यही मिलकर बन जाता है इति, ओके। ये इसको ऐसे आधा तो भी लिख सकते हैं, आधा तो जब ई य में बदल जाएगा तो ई आधा तो य, इत्य, क्योंकि इत्य अब यहाँ पर आ है तो इत्या, आधा तो या इत्याकर्ण्य, ओके। ई जोर उ, यू, इति जोर उक्त्वा, तो आधा तो और ई के बाद उ आया है तो यू, क्योंकि ई का तो य बदल जा रहा है ना, य किस में बदल जा रहा है, ई जो है य में बदल जा रहा है, और उ यू तो इत्युक्त्वा, ओके। समझो, ध्यान से समझो इस बात पॉइंट को। उसी तरह अ जो उ जोर अ व, जैसे मधु जोर अरि, मधु में उ है, अब जो उ किस में बदल जाता है, व में, तो आधा द व, और यहाँ पर अ है तो आधा व और अ, व हो जाता है तो मधुवरी। पितृ जोर आदेश, पित्रादेश, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण स्वागतम, उ जोर आ वा, क्योंकि उ जो है व में बदलेगा, और जब व में आ जुटेगा तो वाह होगा, जैसे सु में उ है और आ, स्वागतम, ओके। समझ में आ गया ना। यन संधि में य र व ल, गुण संधि में ए ओ अर का गुण जानिए। यन संधि में य र व ल, किसका य र ल व, ई का य, उ का व, री का ल, सॉरी री का र और री का ल, समझो और बढ़िया से इसको लिखो। नेक्स्ट संधि,
अब स्वर संधि का ये चौथा भेद है। ओके, चौथा भेद वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, कहता है अ वर्ण के बाद यदि ए या आय रहे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। यदि अ वर्ण के बाद ओ या औ रहे तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। यानी क्या क्या हो जाता है, आय और औ। आय का मतलब डबल डोले और औ का मतलब तो औकार जन्मे करते हैं। ठीक है, तो ऐ और औ का वृद्धि हो जाता है। कैसे हो जा रहा है कि जब अ वर्ण के बाद क्या आता है, ए या आय रहता है तो आय, ओ या औ रहता है तो औ। जैसे एज एग्जाम्पल अ प्लस ए, क्या अ वर्ण में क्या आता है, अ और आ दोनों आता है। ओके, अ प्लस ए आय, ओके, आ प्लस ए तो भी आय, अ प्लस ओ औ और आ प्लस ओ औ। ओके, क्योंकि अ वर्ण में अ और आ दोनों आता है, अ और आ। यानी अ आ के बाद यदि ए रहे तो आय और अ आ के बाद यदि ओ रहे तो भी औ। ओके, जैसे एक क में अ है, इसमें ए है, ए और अ मिलकर आए तो एकाय, एकाय कम। ओके, आय जो इसमें आ गया है, तो में अ है, इसमें आय है, तवैश्वर्यम, तो जोर ऐश्वर्यम तो तवै ऐश्वर्यम। आ जोर ए, आ और ए आ, तथा में आ है और ए तथैव ऐव। ओके, गंगा जो ओघ, गंगा में आ है, गंगा और ओघ तो ओ हो जाता है तो गंगोग। ओके, गंगोग। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, ए आय और औ, आय और औ वृद्धि संधि में। ओके, यर अलाव गुण संधि नहीं, यण संधि, यर अलाव यण संधि। और गुण संधि में क्या होता है, किसका गुण जानना था बताइए, चलिए कमेंट में बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट संधि के बारे में पढ़ते हैं। ये चौथा संधि वृद्धि संधि आप लोग पढ़ लिए ना। अ के बाद ए आय रहे तो आय और अ के बाद ओ या औ रहे तो औ। अब स्वर संधि का हम लोग अंतिम भेद पढ़ेंगे, आयादी संधि। अंतिम भेद, पांचवा भेद है स्वर संधि का। ओके, कहता है ए आय ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए, क्या है, कोई स्वर रहे तो ए का अय, ओ का औ, आय का आय और औ का आओ हो जाता है। कोई भी स्वर, जैसे ए के बाद यदि अ रहे तो अय, ओ के बाद अ रहे तो औ, आय के बाद अ रहे तो आय और औ के बाद अ रहे तो आओ। यानी ए का अय, ओ का औ, आय का आय और औ का आओ। देखो, ए का अय और आय का आय, ओ का औ तो औ का आओ। बहुत इजी। और पावक पवन हम लोग जो संधि विच्छेद करते हैं इसी से क्लियर हो जाएगा। जैसे से जोर अन, तो से में ए है और अ है तो क्या बन जा रहा है, अय, अय तो सयनम, सयनम। पो जोर अन, तो पो का पो जोर अ पौ, पौ न, पवन, पवन। ओके, और ओ मिलकर वो बन गया है अव। क्या बन गया है, अव। गय जो रख, गय में आय है और अक, आय हो जाता है तो गायक। और औ जो आओ, पौ में औ है और अक तो औ और अ मिलकर आओ तो पाव, पावक। ओके, समझ में आ गया। ये है आपका आयादी संधि। 5 संधि हम लोग पढ़े हैं बहुत बढ़िया ढंग से। ठीक है, आप लोग यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, स्वर संधि आपके दिमाग में आ जाएगा। स्वर संधि में आपने ध्यान से देखा होगा कि यहाँ पर स्वर वर्ण प्रत्येक संधि के भेद में, जो हम लोग स्वर संधि के भेद में पढ़े, केवल स्वर्ण वर्ण का ही मेल हुआ है। क्या हुआ है, स्वर्ण वर्ण का मेल। कौन कौन सा संधि पढ़ लिया है, एक बार हम लोग रिपीट टेलीकास्ट कर ले, एक बार फिर से समझ में आ जाएगा हम लोग को। स्वर संधि का पहला हम लोग पढ़े हैं वृद्धि संधि। ओके, पहला नहीं, पहला हम लोग दीर्घ संधि पढ़े हैं, दीर्घ संधि। दूसरा हम लोग पढ़े हैं गुण संधि। तीसरा हम लोग पढ़े हैं यण संधि। चौथा हम लोग पढ़े हैं वृद्धि संधि। और पांचवा हम लोग पढ़े हैं आयादी संधि। ओके, आयादी संधि ये किसका भेद है, तो स्वर संधि का भेद है। इस वीडियो में हम लोग केवल स्वर संधि के
भेद के बारे में पढ़े हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो शेष संधि है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट पेज लगाइए तो सर। तो यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।